विजयदशमी के पावन पर्व पर आज भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने की तिथि घोषित की जाएगी। हर वर्ष परंपरा के अनुसार आज ही के दिन भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने की तिथि घोषित होती है, जबकि खुलने की तिथि बसंत पंचमी के दिन टिहरी राज में दरबार में तय होती है। बद्रीनाथ धाम में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। चलिए सीधा रुक करते हैं। नितिन सेमवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं चमोली से ज्यादा जानकारी के लिए। नितिन, आज विजयदशमी के मौके पर बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने का शुभ मुहूर्त निकाला जाएगा, और क्या ज्यादा जानकारी, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम आज के दिन रहेगा? जी, आज विजयदशमी का पावन पर्व है और आज ही के दिन भगवान बद्री विशाल के कपाट जो बंद होने की तिथि है वो घोषित होती है। परंपरा अनुसार आज ही के दिन भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने की तिथि को घोषित किया जाता है। आज सबसे पहले बद्रीनाथ धाम की विशेष पूजा अर्चना होगी और उसके बाद सभा मंडल में सभी हकूकधारी, धर्माधिकारी, वेद पाठी और अन्य आचार्यगण बद्रीनाथ धाम के जो मुख्य पुजारी रावल जी होती है उनकी जन्म कुंडली के अनुसार कपाट बंद होने की जो तिथि है वो वहाँ पे घोषित की जाती है, जिसकी विशेष तैयारियां होती है। इसके अलावा आज अगले वर्ष जिन हकूकधारियों की बारी बद्रीनाथ धाम में होगी उनको पगड़ी पहनाई जाएगी। तो यानी कि आज का पूरा जो दिन का कार्यक्रम है वो बद्रीनाथ धाम में बड़ा ही पारंपरिक अनुसार निभाया जाता है, जिसमें जो हकूकधारी हैं वो मौजूद रहते हैं और इसके अलावा जो धर्माचार्य हैं वो वहाँ पे मौजूद रहते हैं। तो विजयदशमी का पावन पर्व आज है और आज ही के दिन भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने की तिथि घोषित होगी। हालांकि नवंबर 15 तारीख के बाद ही तिथि घोषित होती है हर वर्ष की भांति, क्योंकि मंगशीर माह यानी कि जब मांगशीर महीना लगेगा तब एक पूजा भगवान बद्री विशाल को चढ़ाई जाती है और उसके बाद भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका नितिन सेमवाल। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में कपाट बंद होने की तारीख तय हो गई है। 2 नवंबर को 12:14 पर गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे, जबकि 3 नवंबर को शीतकालीन प्रवास के लिए उत्सव डोली मुखवा पहुंचेगी। वहीं 3 नवंबर को भैया दूज के पावन पर्व पर यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद किए जाएंगे। यमुनोत्री के कपाट बंद होने का शुभ मुहूर्त आज विजयदशमी के पावन पर्व पर निकाला जाएगा। हजारों श्रद्धालु के साथ मां गंगा की डोली यहां से रवाना होगी। रात्रि निवास मुखवा से 4 किलोमीटर पहले देवी मंदिर में रात्रि को होता है और सारे लोग वहां पर कीर्तन भजन सारी रात्रि को करते हैं। 3 बजे मां पतित पावनी भागीरथी गंगा की जो डोली है वो मुखवा में पहुंचेगी और सभी श्रद्धालुओं को शीतकालीन के जो दर्शन है 6 माह मां भगवती गंगा के वहीं पर सुलभ हो पाएंगे। और सारे देशवासियों से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अल्मोड़ा को सांस्कृतिक नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर रावण परिवार के दर्जन भर अधिक पुतलों का निर्माण 1 माह की मेहनत से किया जाता है। निर्माण के बाद पुतलों को पूरे बाजार में घुमाने के बाद दहन किया जाता है। आकर्षक पुतलों को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। इस बार रावण परिवार के 15 पुतले बनाए गए हैं, जिन्हें बाजार में घुमाने के बाद SSJ कैंपस के ग्राउंड में दहन किया जाएगा। तो देखिए, आज विजयदशमी के पर्व पर अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम रहने वाले हैं। अल्मोड़ा में भी एक कार्यक्रम होगा और यहाँ पर रावण परिवार के कई पुतलों का दहन, 15 पुतलों का एक साथ दहन किया जाता है। किशन जोशी अल्मोड़ा से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। किशन, क्या आप वहां पर मौजूद हैं? क्योंकि बताया जा रहा है कि 15 पुतले बनाए गए हैं रावण के परिवार के और उनका आज दहन किया जाना है। क्या कार्यक्रम यहाँ पर रहता है, जरा विस्तार से बताइए। सिनम अल्मोड़ा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगरी है। यहाँ रावण परिवार के कई दशकों से जो है
1 दर्जन से अधिक पुतले बनाए जाते हैं। इस बार इन पुतलों की संख्या 15 है, जिन पुतलों को शिखर तिराहे के पास लाने के बाद पूरे बाजार में धूमधाम के साथ भ्रमण कराया जाता है। उसके बाद स्टेडियम में इनका दहन किया जाता था, लेकिन पिछले साल से स्टेडियम में निर्माण कार्य के चलते उसी के पास जूलॉजी का जो ग्राउंड है एसएसजी का, वहां पर जो है इनका दहन किया जाएगा। इन पुतलों को इतना आकर्षक और जीवंत बनाया जाता है कि देखने वाले को ये लगता है कि ठीक जो है रावण परिवार के ये पुतले हैं। और पुतलों को देखने के लिए देशी नहीं विदेशी लोग भी यहाँ पर आते हैं और पूरे दिन दोपहर 12 बजे से ये कार्यक्रम शुरू हो जाता है, शाम को 11-12 बजे तक चलता रहता है। हजारों की संख्या में लोग इन पुतलों को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। पुतलों के साथ ढोल नगाड़े और सांस्कृतिक झलक इन पुतलों में दिखाई देती है। सिनम, ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। विस्तार से आपने जानकारी दी किशन जोशी। आगे बढ़ते हैं। पूरे देश की तरह कुमाऊं के मैदान में भी हल्द्वानी में विजयदशमी के दिन जगह जगह पर रावण दहन किया जाएगा, लेकिन शहर में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र शहर की 150 साल पुरानी रामलीला में जलने वाले रावण का होता है, जहां पर रावण और मेघनाथ के पुतलों को कारीगर अंतिम रूप देने में जुटे हैं। खास बात यह है कि शहर का सबसे बड़ा रावण 60 फीट लंबा होगा। 60 फीट लंबा ये रावण बिना प्लास्टिक के बनाया गया है, यानी कि हल्द्वानी में विजयदशमी पर इको फ्रेंडली रावण जलेगा। देहरादून में रावण दहन पर सियासत शुरू हो गई है। बन्नू बिरादरी का यह आरोप है कि हिंदुओं की पार्टी बीजेपी दशहरा मेले के मदद के बजाय जुर्माना लगाती है। वहीं बीजेपी ने आरोपों को झूठ बताया है, तो कांग्रेस ने भी ऐतिहासिक मेला खराब करने पर आरोप बीजेपी पर लगाया। देहरादून में रावण दहन की ये तस्वीरें पिछले साल की हैं। तब ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में दशहरा मेला हुआ था, लेकिन इस बार परेड ग्राउंड में मेले और पुतले जलाने की परमिशन नहीं मिली है। मेला आयोजित करने वाली समिति का आरोप है कि घास की बर्बादी के नाम पर स्मार्ट सिटी ने 4.5 लाख का जुर्माना लगा दिया। बन्नू बिरादरी के अध्यक्ष हरीश वीरमानी के मुताबिक हिंदुओं की बात करने वाली बीजेपी न पैसे की मदद करती है और न ही परेड ग्राउंड में मेले की परमिशन देती है। तो हमने पिछली बार आयोजन किया, उन्हें स्मार्ट सिटी के नाम पे हम पे 4-4.5 लाख रुपए की पेनल्टी लगा दी कि आपने ग्राउंड खराब किया। सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी और मेरी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। वही तो कहते हैं, जब वो अगर 1 लाख आदमी आएगा ग्राउंड में, अगर घास खराब होगी तो होगी। ये जितना भी कॉस्ट है, फील द गवर्नमेंट शुड टेक ऑन इट्स ओन, लेकिन ये भी पेनल्टी अगर आप पे हम पे लगा देंगे। दशहरा कमेटी ने बीजेपी पर मेला खराब करने और जुर्माने का आरोप लगाया, तो जवाब में बीजेपी ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। वहीं राजपुर विधायक खजान दास ने मुख्यमंत्री को लेटर भेजा है, जिसमें अगले साल से मेला परेड ग्राउंड में ही करने की मांग की। वहीं कांग्रेस की माने तो स्मार्ट सिटी के नाम पर बीजेपी ने पहले मेला खराब कर दिया, अब बिरादरी को बांट दिया और बीजेपी नहीं चाहती कि हिंदू त्योहार ठीक से मना पाए। पिछले साल भी जहां तक घास जलाने का सवाल है और उसमें 4.5 लाख जुर्माना लगाने की बात है, एक भी पैसा किसी ने जुर्माना नहीं भरा। स्वयं स्मार्ट सिटी ने उसको ठीक किया है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी को कल एक पत्र के माध्यम से मैंने अवगत भी करवाया है और उनसे निवेदन भी किया है कि अगले साल जो दशहरा मनाया जाएगा वो मेन परेड ग्राउंड में ही मनाया जाएगा। इस प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार जो अपने आप को झंडा बरदार कहती है, हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का, उसने सबसे पहले कुठाराघात दशहरे के मेले पे करा। दशहरे का मेला वहां होना बंद हो गया। कभी कहते हो होगा, कभी कहते हो नहीं होगा। अब बीजेपी के लोग क्या खेल कर रहे हैं कि बन्नू बिरादरी को 2 फाड़ कर दिया उन्होंने। 2 मतलब ये घर घर में लड़ाई कराने वाले लोग हैं। अरे भाई, हिंदू मुसलमान में तो कराते हो, तुमने अब बन्नू बिरादरी में लड़ाई करवा दी आपस में। परेड ग्राउंड के स्मार्ट सिटी में जाने के बाद दशहरा मेला डिस्टर्ब हुआ है। वहीं हिंदुओं के पर्व को खराब करने का मैसेज राजधानी की जनता में ना जाए और बीजेपी पर उंगली ना उठे, इसी दबाव में लोकल विधायक को मेला वापस परेड ग्राउंड लाने के लिए मुख्यमंत्री को लेटर लिखना पड़ा है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। नैनीताल से आगे बड़ी खबर है, जहां पर कैंचीधाम के पास उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता राजा भैया की जमीन को प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है।
करीब 27 नाली जमीन को नैनीताल प्रशासन ने कब्जे में लिया है। साथ ही सरकारी रिकॉर्ड में इस जमीन को दर्ज की कार्यवाही भी शुरू हो गई है। बेतालघाट ब्लॉक के सिलचोना गांव में 2007 में राजा भैया ने जमीन ली थी और अपनी पत्नी भानवी सिंह के नाम से ये जमीन खरीदी गई थी। इस जमीन को कृषि उद्देश्य से खरीदा गया था, लेकिन आज तक यहां पर कोई कृषि कार्य नहीं हुआ। राजस्व परिषद कोर्ट ने भी इसी साल भानवी सिंह केस यहां से हार गई थी। इसके बाद आज प्रशासन ने अब राजा भैया की जमीन पर कब्जा कर लिया है। हाल ही में देहरादून और मसूरी में मुस्लिम कारीगरों द्वारा रोटी और चाय में थूकने जैसी घटनाओं के वीडियो वायरल होने के बाद सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ये लोग कौन हैं। इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, ये उत्तराखंड के नहीं बल्कि बाहर से आए मुसलमानों की करतूत है। इससे अब उत्तराखंडी वर्सेस बाहर का मुसलमान का एक नया एंगल खड़ा हो गया। पहले दिन से कहता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड का कोई भी मुस्लिम व्यक्ति ऐसा कर नहीं सकता। ये बाहरी तत्व है। इन तत्वों से उत्तराखंड के मुस्लिम समुदाय को बच कर रहना चाहिए। जो इस प्रकार की घटनाएं जो अमानवीय है और जिसके कारण विद्वेष खड़ा होता है, एक तंत्र बाहरी तत्वों द्वारा उत्तराखंड के अंदर है। मैं उत्तराखंड के सभी मुस्लिम समुदाय के भाइयों से आग्रह करता निवेदन करता हूं, ऐसे तत्वों को स्वयं बेनकाब करे। ये है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि देवभूमि का मुसलमान ऐसे घटिया काम नहीं कर सकता। ये बाहर से आकर यहाँ काम कर रहे लोगों की करतूत है। यहाँ के मुस्लिम समुदाय को न सिर्फ इनसे बचकर रहना चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों को बेनकाब करने के लिए भी आगे आना चाहिए। यानी कि अब एक नए एंगल की एंट्री हो गई है, उत्तराखंडी मुसलमान वर्सेस बाहरी मुसलमान। इस पर मुस्लिम स्कॉलर शाहनजर का कहना है कि काम की तलाश में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश लोग जाते रहे हैं। इसे घुसपैठ या अन्य किसी घटना से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। घुसपैठ कह रहे हैं या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज घुसपैठ कह रहे हैं, लेकिन ये एक सतत प्रक्रिया है विकास की। रोजगार के लिए हजारों लोग उत्तराखंड आते हैं और लाखों लोग उत्तराखंड के बाहर जाकर अपना कारोबार करते हैं। इसको हम घुसपैठ का नाम न दें तो उचित होगा। खाने में थूकने जैसी घटनाएं मुस्लिम कम्युनिटी के एक बड़े हिस्से के लिए भी परेशानी का सबब बन गई है। परेशानी ये है कि चंद घटिया लोगों के कारण पूरी कम्युनिटी बदनाम हो रही है। देहरादून शहर काजी का कहना है कि इस्लाम में इस तरह के कामों के लिए कोई जगह नहीं है। खाने में थूकने वालों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो इंसान इंतहाई नालायक है वो, मतलब कि इस तरीके से मतलब कि थूकना किसी चीज में वो सही नहीं है। इस्लाम धर्म तो बिल्कुल सर इसका मुखालिफ है। मतलब कोई आदमी अगर मतलब इस नियत की सूखता है किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए, तो इस्लाम तो मना करता है। देवभूमि उत्तराखंड में हिंदू और मुस्लिम साथ साथ रहते आए हैं। उत्तराखंड के कई इलाकों में पीढ़ियों से रह रहे मुस्लिम स्थानीय बोली भाषा ही बोलते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में बाहरी राज्यों से जो घुसपैठ उत्तराखंड में हुई है, उसने लव जिहाद, चोरी डकैती और खाने में थूकने जैसी करतूतों की बाढ़ ला दी है। यही कारण है कि अब उत्तराखंडी वर्सेस बाहरी मुस्लिम का नया एंगल चर्चा का केंद्र बन गया है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। हरिद्वार में मंगलौर के रहने वाले किसान संजय सिंह को ट्यूबवेल का कनेक्शन लिए हुए 4 महीने बीत गए, लेकिन बिजली का पोल लगाने के लिए वो 4 महीने से दर दर भटक रहा था। संजय सिंह शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने अपनी आपबीती सुनाई और मुख्यमंत्री ने संजय सिंह की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मौके से ही अधिकारियों को कार्रवाई के लिए निर्देश दिए। इसी का असर था कि जिस बिजली के पोल को लगाने के लिए संजय सिंह 4 महीने से भटक रहे थे, वो मिनटों में लग गया। शुक्रवार को संजय सिंह जब देहरादून से मंगलौर लौटे तो बिजली का पोल लग चुका था। देहरादून के डीएम इन दिनों बहुत ज्यादा एक्टिव है और अब डीएम ने ट्रैफिक जाम हटाने के लिए नया फरमान निकाला, लेकिन डीएम के नए फरमान का विरोध हो रहा है। आपको दिखाते हैं।
देहरादून के डीएम सविन बंसल को ट्रैफिक जाम की चिंता सता रही है। इसके लिए डीएम साहब ने एक ऐसा आदेश निकाला जो आने वाले दिन में टेंशन बन सकता है। आदेश आते ही इसका विरोध शुरू हो गया है। दरअसल डीएम ने आदेश निकाला कि एसले हॉल, दर्शन लाल चौक, गांधी पार्क, तहसील चौक, घंटाघर और बुद्धा चौक पर कोई प्रदर्शन नहीं होगा। ट्रैफिक जाम से राहत देने के नाम पर यह व्यवस्था लागू की गई है। सीएम आवास कूच करने वाले भी परेड ग्राउंड से पैसिफिक होटल तक जा सकेंगे, जो 100 मीटर के आसपास है। डीएम देहरादून के फरमान को कांग्रेस ने विपक्ष की आवाज दबाने वाला तानाशाही फैसला बताया, तो महिला कांग्रेस ने डीएम को अपनी हद में रहने की नसीहत दे डाली। आज किसी को शौक है कि देहरादून में जाकर अपने घर परिवार को छोड़कर बहुत हफ्ते 2 हफ्ते वहां पर धरना प्रदर्शन करने का किसी को शौक है? किसी को शौक है कि मुख्यमंत्री के आवास को घेरने के लिए वो पहाड़ों से निकलकर और बहुत दिन की यात्रा करके वहां पहुंचे? किसी को शौक है? लेकिन सरकार जब मांगों को नहीं मानती है तो ये लोकतांत्रिक हक होता है। आज इस प्रकार के आदेश जारी करना ये सरकार की तानाशाही का जीता जागता उदाहरण है और कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी। मुझे आपसे जरूर जाननी है कि दिन में तो हमारे जो जुलूस है राजनीतिक पार्टियों के, उनकी वजह से आपको लग रहा है कि जाम हो रहा है, लेकिन रात को जो ट्रैफिक होता है पूरे देहरादून में, उसका क्या कारण है? उसके लिए आपकी क्या व्यवस्थाएं हैं? जिलाधिकारी जी, आपको अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों को कहां से धरने करने हैं, कहां प्रदर्शन करने हैं, कहां से उनका रूट तय होगा, वो उनका काम है, वो डिसाइड करेंगे। विपक्ष ने विरोध किया तो कर्मचारी संगठन भी साथ आ गए। सचिवालय संघ ने कहा कि ऐसे आदेशों से सरकार की छवि खराब होती है, तो कर्मचारी संयुक्त परिषद ने इस आदेश के खिलाफ मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री से बात करने की बात कही। ऐसे स्थान पे उन्होंने जो हमारे जो धरना प्रदर्शन, शोभा यात्रा, जो भी रैली वगैरह होती है, इसमें प्रतिबंध लगाया गया। मैं इसका सचिवालय संघ के अध्यक्ष के नाते इसका पुरजोर हम विरोध करते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र में अपनी बात को कहने के लिए, बात को रखने के लिए ये धरना प्रदर्शन और रैलियां वगैरह भी आवश्यक होती हैं। तो इस तरह से यह एक अविवेकी निर्णय लिए जाना यह ठीक नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं और शीघ्र ही इस संबंध में समस्त संगठनों के साथ मिलकर के हम लोग इस संबंध में मुख्य सचिव और माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करेंगे। डीएम ने जहां जहां धरने, प्रदर्शन, रैली, शोभा यात्रा पर बैन लगाया, वो पूरा इलाका राजपुर विधानसभा में आता है। विधायक खजान दास ने विपक्ष के आरोपों को गलत बताया, तो डीएम को भी आईना दिखाया। इस प्रकार की राजनीति नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी। विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए नहीं है, विपक्ष स्वतंत्र है अपनी बात को रखने के लिए। 6 जगह पे प्रदर्शन को प्रतिबंधित किया गया है, तो ये तर्क संगत नहीं है। और जहां तक जाम का सवाल है, जाम तो रिश्वना पुल में भी लगता है, वहां पर कोई प्रदर्शन नहीं होता है, फिर भी जाम की स्थिति बहुत ज्यादा बनी हुई है। और जाम तो नीचे कहां कर आड़त बाजार में भी लगता है, वहां पर कोई प्रदर्शन नहीं होता है। इसलिए प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी से नहीं हटना चाहिए। देहरादून के नए डीएम इन दिनों नए नए प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक जाम हटाने के लिए रैली, प्रदर्शन और शोभा यात्रा पर बैन वाला आदेश सियासी मुद्दा बन गया है और पहले दिन से ही विरोध शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देहरादून वालों के लिए अच्छी खबर है। सहस्त्रधारा हेलीपैड के पास एमडीडीए का पार्क लोगों के लिए खोल दिया गया है। 30 एकड़ में बन रहे इस पार्क का 90% काम पूरा हो चुका है। बावजूद इसके आम लोगों के लिए इसे खोल दिया गया है। इस पार्क में प्रतिदिन करीब 1000 से अधिक लोग पहुंच रहे हैं। यहां पर आपको पेड़ों के बीच साइकिलिंग करने का मौका मिलेगा, तो पार्क में बैठकर आप आराम से स्टडी भी कर सकते हैं। इसके लिए पार्क में 2 लाइब्रेरीज भी बनाई गई हैं। भूल भुलैया, स्विमिंग पूल, ओपन थिएटर, बास्केटबॉल कोर्ट और कैफेटेरिया भी निर्माणाधीन है। और साइकिल ट्रैक भी बनाया है, लोग आकर के यहाँ जॉगिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। और साथ ही साथ लाइब्रेरी, यहाँ 2 लाइब्रेरी भी हमने बनाई है, ताकि कोई अगर आए और समय उसके पास है तो बैठ के एक खुले वातावरण में पेड़ की छांव में बैठ के पढ़ाई कर सकता है। ऋषिकेश के साहबनगर रिहायशी इलाके में इन दिनों गुलदार की चहलकदमी बढ़ गई है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। राजाजी पार्क से सटे इस इलाके में दिन में ही गुलदार ने घर के आंगन से मुर्गे पर झपट्टा मारकर उसे निवाला बना दिया। ये घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
उधर गुलदार की धमक से ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ रोष है। उन्होंने विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की है। और अब एक नजर पहाड़